जय माता जी की जय राजपूताना। आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना। आज उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने करणी सेना में शुरुआत करी, किस तरीके से आज वो आगे बढ़े और जो देश में 2-3 मुद्दे चल रहे हैं उनके बारे में भी उनसे चर्चा करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबको जय माता जी। तो आप करणी सेना की आपकी शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। सन 2006 में जब करणी सेना बनी थी तब से मैं फाउंडर मेंबर हूँ करणी सेना का। श्री राजपूत करणी सेना का शुरुआत यहाँ आपके जयपुर में पास में ही वैशाली नगर के चित्रकूट स्टेडियम है, वहाँ एक सामुदायिक भवन में पहली मीटिंग हुई थी। और मुझे आज भी याद है कालवी साहब ने इसकी स्थापना करी थी। हमें कई सारे ऐसे युवाओं को वहाँ बुलाया गया था कि समाज के युवा मिलकर क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपने ज़्यादातर देखा होगा पूरे देश में जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें अप टू 60 एज वाले राजपूत ज़्यादा हैं। कई सरकारी नौकरी में थे, रिटायर होकर आ गए, वो कोई संस्था चलाने लग गए, ऐसी संस्थाएं ज़्यादा थी। या जो संस्थाएं ऑलरेडी इस्टेब्लिश थी उसमें एज ग्रुप जो एज फैक्टर जो था वो सीनियरिटी का ज़्यादा बोलबाला था। और मैं नहीं कहता कि सीनियरिटी का बोलबाला नहीं होना चाहिए, पर सीनियरिटी का बोलबाला था। तो युवाओं को कभी ऐसा कोई संगठन बना ही नहीं था जिसमें प्लेटफॉर्म मिले और अपनी बात रखने की आज़ादी मिले, अपनी बात को वो रख सके स्वतंत्रतापूर्वक। तो ये कि पहला ऐसा प्लेटफॉर्म था श्री राजपूत करणी सेना, जिसमें हम जैसे युवाओं को कालवी साहब ने एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने का, और आने वाले भविष्य में राजपूत समाज का एक लीडरशिप तैयार हो, उस एक तरीके से हम लोग उसमें काम कर पाएँ। ऐसी शुरुआत श्री राजपूत करणी सेना ने करी, लोकेंद्र सिंह जी कालवी ने करी, जिनकी जो एक सोच है, हमारी जो करणी सेना है उनकी जो सोच है वो स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी की सोच पे हम लोग काम करते हैं। उनके दिशा निर्देश जो उन्होंने अपने टाइम में समाज के युवाओं को दिया था, उन्हीं दिशा निर्देशों के आधार पर हम लोग करणी सेना में स्टेप लेते हैं कि हमें क्या करना है समाज के लिए। तो आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी संगठन है जो समाज के मुद्दों को बहुत ही ज्वलनशील तरीके से उठाता है। आपने देखा होगा पिछले 13-14 सालों में पहली बार अगर पूरे देश का राजपूत एक हुआ है तो इसी श्री राजपूत करणी सेना के प्लेटफॉर्म पे हुआ है। अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा हुआ है, राजपूत अपनी कभी भी कोई मेरी अगर बुराई करेगा तो मैं सुन सकता हूँ, मेरे समाज की बुराई करेगा मैं नहीं सुनूंगा। और अगर मेरी समाज की महिला की अगर कोई बुराई करेगा तो मैं कतई सुनूंगा नहीं, मैं रोड पे आऊँगा और उग्रता पूर्वक आऊँगा। वो उग्रता पहली बार श्री राजपूत करणी सेना ने 2017 में पद्मावती के टाइम में दिखाई। यही वो श्री राजपूत करणी सेना है जिसके बैनर से पद्मावती पे बनने वाली फिल्म का पहली बार हमने विरोध करा। यहाँ पर्यटन विभाग के कार्यालय में, पर्यटन विभाग की साइट पे पहली बार ये लिखा गया था कि पद्मावती का अफेयर था, जो एक मुग़ल आक्रांता था उससे। तो हमने उसका विरोध करा, उसको वेबसाइट से हटवाया, उसको बैन करवाया। एक बम्बई की एक साइट थी उसको। और मुझे आज भी याद है उसके 6 महीने बाद, क्योंकि जुलाई की घटना है, 6 महीने बाद भंसाली यहाँ हमारे मना करने के बाद आया था। 25 जनवरी 2017 की बात है कि हमने उसको मना करा, बाकायदा उसको जैसे भी हम चुनौती दे सकते हैं उसको दी कि भैया यहाँ मत बना गलत चीज़। उसने हमारी बात को इग्नोर करा, उस इग्नोर के कारण से उसको यहाँ पिट के जाना पड़ा। मेरी कालवी साहब की ये करणी सेना थी, मेरा भगवती का आशीर्वाद मुझ पर आया कि मैंने उस पूरी टीम को लीड मैंने किया था। मैं खुद वहाँ जयगढ़ नारगढ़ पे था जहाँ पे एक घटना घटित हुई थी। और आज भी मेरे आंखों के सामने वो दृश्य है कि मैं 2 घंटे तक भंसाली मेरे पास बैठा रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि मुझे छोड़ दो, मेरी माँ की कसम मैं नहीं बनाऊँगा। तो लिखित में उसने हमें दिया, तब हमने उसको जाने दिया। ये हमारी गलती भी मान लो, चाहे राजपूत समाज का हमेशा जो करता आया है। मोहम्मद गौरी को 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने हराया और हर बार वो माफ़ी मांगता रहा अल्लाह के नाम पर, अपने भगवान के नाम पर, खुदा के नाम पर। उसको माफ़ कर दिया कि तेरे खुदा की अगर तू कसम खा रहा है तो तेरे को छोड़ा जा रहा है। इसी तरीके से भंसाली माफ़ी मांग के चला गया कि मैं कुछ नहीं बनाऊंगा। राजपूत का एक धर्म है, अगर आपके सामने कोई माफ़ी मांग रहा है तो उसको छोड़ने का। हमने उसको छोड़ा। हमारी शायद पूर्वजों ने जो गलती की हमने भी एक बार करी, और वो 1 साल तक क्या उसने बनाया हमें नहीं बताया। फिर तब हमें मालूम चला कि ये फिर भी गलत बना रहा है। तो पूरे देश में हम लोगों ने इसके प्रति एक जन आक्रोश जो है वो खड़ा किया श्री राजपूत करणी सेना ने। और आप सब लोग देख रहे हैं कि आज पूरा देश का राजपूत पहली बार एक जाजम के नीचे, एक झंडे के नीचे है, वो श्री राजपूत करणी सेना है। 23 राज्य में हमारी करणी सेना है। और आप लोगों के साथ सहयोग के कारण से, पद्मावती के आशीर्वाद के कारण से, माँ करणी के आशीर्वाद के कारण से, और युवाओं का एक जो विश्वास हम पे बना उसके कारण से। अभी जो पृथ्वीराज चौहान की आप बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पृथ्वीराज चौहान हैं,
उन पर भी एक फिल्म आने वाली है, अक्षय कुमार उसमें लीड रोल में है और आप उसके विरोध में पहुंचे भी थे, राजपूत समाज के सभी लोग वहां पहुंचे थे, आपने लीड किया था उसको। तो आपकी किस तरीके से उनसे बात हुई है? क्या वो लिखित में कुछ देने वाले हैं या आगे क्या होने वाला है उस मैटर में? देखो, अक्षय कुमार के जो डायरेक्टर हैं वो एक चाणक्य फिल्म, एक नाटक आया करता था सीरियल 1991 में, मतलब 90-91 में, आज से 30 साल पहले। और द्विवेदी जो है उनके डायरेक्टर का नाम, द्विवेदी जी ने हमें अश्योर करा, क्योंकि वो राजस्थान के सिरोही से हैं। उन्होंने बोला मैं यहाँ के ब्राह्मण कुल से हूँ और ब्राह्मण कभी क्षत्रिय का हित नहीं करता, और मैंने चाणक्य बनाया तो इस देश के उस चीज़ को मैंने खुलासा करा जो हमारा एक विश्व गुरु जो भारत था उसको मैंने पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के सामने रखा। और उस टाइम भी उनको ये इस चीज़ का सामना करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम की सरकारें नहीं चाहती थी कि चाणक्य जैसा सीरियल आए। तो वो हमारी जो बात हुई वो बड़ी सारगर्भित बात हुई, बड़ी सकारात्मक बात हुई। उन्होंने हमें बोला कि हम पृथ्वीराज चौहान पे भी वैसा ही कुछ बनाना चाह रहे हैं जो आपका देश गौरवान्वित महसूस करे, आपका जो राजपूत समाज है, आपका क्षत्रिय समाज है, वो भी गौरवान्वित महसूस करे और अपने इतिहास के बारे में पूरा देश, पूरा विश्व जाने। तो फिर भी हमने बोला है कि अगर स्क्रिप्ट नहीं पढ़ाओगे तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि एक महिपाल सिंह या श्री राजपूत करणी सेना ऐसी संस्था नहीं है, हजारों ऐसी संस्थाएं हैं जो ये चीज़ जानना चाहती है कि पृथ्वीराज चौहान में बनना क्या है, बनाया क्या जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने उनको बोला है कि जो कुछ भी बनाएं आप स्क्रिप्ट पढ़ा के हमें बनाएं। और उसके बाद में लॉकडाउन लग गया था, क्योंकि हमने भी यहाँ शूटिंग रुकवा दी थी, पर उनके बोलने पे कि भाई हमारी 2 दिन की शूटिंग और बची है। तो मैंने कहा 2 दिन की शूटिंग तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। हम नहीं चाहते किसी भी व्यक्ति का नुकसान हो, पर हम चाहते हैं हमारे इतिहास को सही तरीके से दिखाया जाए। उसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा था, उसको प्रेमी के तौर पे अगर दिखाया जाएगा, वो अगर उसको किसी भी तरीके से, गलत तरीके से दिखाया जाएगा, राजपूत समाज और पूरा देश, क्योंकि ये हिंदू, अंतिम हिंदू पृथ्वीराज चौहान था। और मेरा ये इसलिए मैं गर्व की बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं उनकी सीधी 34वीं पीढ़ी से आता हूँ। वो राजपूत समाज से आते थे, क्षत्रिय समाज से आते थे। तो ये मेरे गर्वान्वित, मुझे गर्व की बात है, मेरा गर्व का विषय है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे ही हम लोग गर्वान्वित महसूस करें उनकी फिल्म देखकर, न कि शर्मिंदगी देखनी पड़े पूरे समाज को, पूरे देश को। अभी जो विष्णुदत्त बिश्नोई जी के साथ जो हुआ, उनकी आत्महत्या में जिस तरीके के संशय उठ रहे हैं, उनकी आत्महत्या, जो उनका एक व्हाट्सअप चैट वायरल होता है, उनका सुसाइड नोट वायरल होता है, उसके अंदर वो साफ साफ लिखते हैं कि उनके ऊपर कुछ प्रेशर है। अब वो प्रेशर पॉलिटिकल है या उच्च अधिकारियों का है, उसमें सीबीआई जांच अब सरकार ने दे दी है। लेकिन आगे जैसे उन्होंने एक लाइन डाली कि परिवार की अगर सबकी सहमति हो, तो उसमें सहमति तो सबकी है, लेकिन सरकार की इसके पीछे आपको क्या मंशा लगती है? ये लाइन लिख रही है। ऐसा है, सरकार ये नहीं मानना चाहती कि 3600 कौम उनके साथ थी। सरकार केवल ये दिखाना चाहती है कि हम विश्नोई समाज के दबाव में ये कर रहे हैं, या विश्नोई समाज की मांग थी या परिवार की मांग थी, इसलिए हम सीबीआई जांच दे रहे हैं। 3600 कौम का होता है कोई भी वर्दीधारी होता है। मैंने कल परसों एक मेरे लाइव में भी बोला है, चाहे वो फौज हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई भी अर्धसैनिक बल हो, अगर वो वर्दी पहना हुआ है, बेल्ट की नौकरी कर रहा है, वो किसी राजपूत समाज का नहीं है, कोई विश्नोई समाज का नहीं है, कोई जाट समाज का नहीं है, और उसके खिलाफ अगर किसी ने भी षड्यंत्र किया है वो निंदनीय है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे कितना भी बड़ा अफसर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कोई ईमानदार आदमी अगर जाता है, एक ईमानदार आदमी मतलब 1000 भ्रष्ट लोगों को और आगे कर जाएगा अगर वो जाता है तो। और एक ईमानदार आदमी अगर प्रशासन में होता है तो 1000 भ्रष्ट लोग उससे डरेंगे। इसलिए 1000 आदमियों पर अगर कोई भारी है तो वो ईमानदार भारी है। तो अगर कोई भी ईमानदार अफसर अगर हमारे यहाँ से विदा लेता है, अगर ऐसी खुदकुशी जैसी स्टेप लेता है, तो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा, मतलब वो घातक सिद्ध होगा, बहुत बड़ी हानि हमारे समाज को होगी। तो हम पूरे लोग, पूरी 3600 कौम, मैं पर्टिकुलर बिश्नोई समाज के, तो वैसे ही मैं हर एक समाज के पक्ष में रहता हूँ, कभी विरोध में मैं कभी खड़ा नहीं होता, पर हम लोग इसलिए विष्णु जी के साथ में थे क्योंकि कोई भी ईमानदार आदमी अगर इस तरीके का स्टेप लेगा तो आने वाले दिनों में ये देखिए कि ईमानदारी कहाँ रह गई है, ईमानदारी बहुत कम रह गई है, और ऐसे लोगों की हानि इस समाज के लिए भी हानि होगी। आज हमारे देश में जिस तरीके की ये महामारी फैल रही है, इसके अंदर अब गवर्नमेंट ने भी एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि देश को अनलॉक करने की प्रक्रिया चालू कर दी है। इसके अंदर लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से इस महामारी के अंदर सर्वाइव करें और किस तरीके से अब देश को भी आगे बढ़ाने का काम करें? ऐसा है, ये जो भी बीमारी इस देश में या इस धरती पे आई है वो कभी ख़त्म नहीं हुई है। ये बीमारी अपने साथ रहेगी। इस बीमारी के साथ अपने को सर्वाइव करना सीखना पड़ेगा। अपने को एनी टाइम मास्क लगा के, मैंने भी नहीं लगा रखा क्योंकि ये टीवी चैनल है, हम लोगों ने डिस्टेंस इसलिए बना रखा है, ये सोशल डिस्टेंसिंग का। ये सैनिटाइज़र हाथ में एनी टाइम रखना पड़ता है,
क्योंकि कहीं भी बैठे तो सैनिटाइज़र आप यूज़ कीजिए, मास्क यूज़ कीजिए, उसके साथ में डिस्टेंसिंग के साथ में अपने व्यापार हैं उनको कीजिए। नहीं तो अपना देश अगर आर्थिक तौर पे पिछड़ जाएगा तो ये महामारी से भी बड़ा भयंकर होगा। आदमी भूखा नहीं मरे, महामारी एक अलग चीज़ है, अगर महामारी इस लेवल पे अपने पे हावी हो जाएगी तो आदमी भूख से भी मरेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी कंडीशन भारत में आए। अपने व्यापार को डिस्टेंसिंग के साथ, अपने उन हर एक जो एक गाइडलाइन जारी करी है सरकारों ने, उनके साथ अगर आप पालन करेंगे तो ये बीमारी आपसे दूर रहेगी। और हो सकता है आने वाले दिनों में ये इम्यूनिटी आप में डेवलप हो जाए, एक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आप में डेवलप हो जाएगी जल्द ही, क्योंकि ज़्यादातर लोग इफेक्टिव होकर वापस खुद ब खुद स्वस्थ भी हो रहे हैं। इंडिया में 80% तक लोगों के इस बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि वो स्वस्थ भी हो रहे हैं वापस से। तो इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी कोई बीमारी है, खुद जो मानव शरीर का जो अंदर का डॉक्टर है, अंदर का जो चिकित्सक है, वो सबसे बड़ा चिकित्सक है। इम्यूनिटी खुद वो डेवलप कर लेता है, खुद रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेता है, वो अपने अंदर प्राकृतिक तौर पर है। इसलिए अपने शरीर को जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने वाली चीज़ें, उसको आप लोगों को लेना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें, खाद्यान्न का आपको उपयोग करना पड़ेगा जो आपकी इम्यूनिटी वीक नहीं करे, स्ट्रॉन्ग करे। और अच्छे खान पान के साथ, संतुलित खान पान के साथ, मांसाहार का कम यूज़ करें और शाकाहारी बने। ऐसी चीज़ों के साथ हम लोग इस बीमारी से लड़ सकते हैं। आखिर में आपसे एक सवाल है कि सामाजिक एकता के लिए आप राजपूत युवाओं को क्या संदेश देंगे जिसके अंदर सामाजिक समरसता और एक भाईचारा हमारा बना रहे? संगठनवाद से ऊपर उठकर भाइयों, अगर आप लोग समाज की बात को अगर आगे रखेंगे तो एकता जरूर रहेगी। अगर आप संगठनवाद में बिखर जाएंगे कि मैं उस संगठन से हूँ और मैं इस संगठन से हूँ, संगठनवाद में समाज टूटा है, समाज एक नहीं हुआ है। संगठनवाद से ऊपर उठकर, मैं श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अलग बात है, मैं राजपूत समाज का आम नागरिक हूँ, वो मेन बात है। अगर राजपूत समाज में कहीं पे भी आँच आएगी तो मैं करणी सेना से ऊपर उठकर वहाँ बात करने की मादा रखूँ। ये सबसे बड़ी सोच की डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग संगठन, हम उस संगठन से, उस संगठन ने ये बात उठा दी, हम लोग नहीं उठाएंगे। ये कतई नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी आपके समाज की बुराई करे, कोई भी आदमी आपके इतिहास को तोड़ मरोड़ने की बात करे, आपके ऐतिहासिक जो पात्र हैं उनको खुद का बताने का काम करे, आप लोग खड़े होकर एकजुटता से उनका विरोध कीजिए। हिंदुत्व, हम लोग सबसे ज़्यादा हिंदुत्व हम लोग लाते हैं, क्षत्रिय हिंदुत्व की बात करता है। अगर हिंदुत्व की बात करने के बावजूद दूसरे समाजों के लोग अगर अपने को तोड़ने के, अपने इतिहास को तोड़ने की बात करेंगे तो हम ऐसे तथाकथित लोगों के खिलाफ रहेंगे, न कि उसके समाज के प्रति। उसके समाज से कोई लेना नहीं है, क्योंकि वे बहुत कम लोग हैं, 2-5% लोग होते हैं जो समाज की आड़ लेकर 3600 कौम को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। क्योंकि बाहर के लोग इतनी फंडिंग कर रहे हैं आपके इतिहास को ख़राब करने के, आपका जो संस्कृति है, सभ्यता है भारत की, उसको दूषित करने की ये बहुत बड़ी कुरचित जो एक रचना वो लोग बना रहे हैं, उसको तोड़ने का काम हम और आप मिलके कर सकते हैं। वो संगठनवाद से ऊपर उठकर ही हो सकता है। संगठनवाद से ऊपर उठकर समाज की एकता की बात तब हो पाएगी कि मेरे लिए समाज सर्वोपरि है, न कि संगठन। तो ये थे महिपाल सिंह जी मकराना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे विचार रखे हैं और समाज से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें। और जो ये इनका इंटरव्यू है, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी सारी की सारी बातें रखी हैं, समाज के युवाओं को संदेश दिया है और देश में जो ये 2-4 मुद्दे हैं उनके लिए भी उन्होंने बहुत सारी अच्छे तरीके से अपनी बातें रखी हैं। जय राजपूताना, जय हिंद, वंदे मातरम। जय राजपूताना, जय हिंद, जय माता जी की।